नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साख निर्माण क्रेडिट क्रिएशन पर बात करेंगे। ये जो टॉपिक है आपके सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में है। आज के इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे आखिर साख निर्माण होता क्या है, क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है और ये साख निर्माण किसके द्वारा किया जाता है और इससे संबंधित जो प्रश्न है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों इस बात को आप जान लीजिएगा कि एक तो होता है साख निर्माण क्रेडिट क्रिएशन और एक होता है साख कंट्रोल नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल। इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर ये है कि जो आपका ये साख निर्माण दे रखा है, ये साख निर्माण व्यापारिक बैंक कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा किया जाता है, जबकि साख नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल का कार्य जो हमारी केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक है, आरबीआई, उसके द्वारा किया जाता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण अंतर ये है। इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि साख निर्माण होता क्या है, ये किस प्रकार से किया जाता है और क्योंकि साख निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य ये व्यापारिक बैंक के द्वारा किया जाता है, तो एक पहला प्रश्न आपसे यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है कि साख निर्माण का कार्य किया जाता है तो आपको व्यापारिक बैंक, आरबीआई या कुछ और भी आपके ऑप्शन में हो सकते हैं, लेकिन आपको उसमें व्यापारिक बैंक को सही करना है। किन्हीं साथियों की अगर इस बात में कन्फ्यूजन है कि आखिर व्यापारिक बैंक कॉमर्शियल बैंक होती क्या है, तो व्यापारिक बैंक जिनको वाणिज्यिक बैंक भी कहा जाता है, ये व्यापारिक बैंक या व्यावसायिक बैंक जो कॉमर्शियल बैंक है वो जिनमें हम सभी का यानी लोगों का, जनता का अकाउंट होता है, यानी जनता लेन देन करती है। आप जानते हो कि जैसा कि चालू खाता है, बचत खाता है, ये हमारे इन बैंक अकाउंट में होते हैं जिनमें हम अपने पैसों का लेन देन करते हैं। तो ये सारी जो बैंकें हैं वो क्या कहलाएगी, व्यापारिक बैंक कहलाएगी। जैसे आपकी एसबीआई बैंक हो सकती है या विभिन्न प्रकार के जैसे ओबीसी बैंक है, केनरा बैंक है, ये सब व्यापारिक बैंक है। इन्हीं के द्वारा साख निर्माण का कार्य किया जाता है। चलते हैं क्या होता है साख निर्माण। सबसे पहले इस बात को जान लीजिएगा कि हमने पिछले जो वीडियो था उस वीडियो में इस बात की चर्चा की थी, जो मुद्रा पूर्ति या मुद्रा पूर्ति के माप से संबंधित जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें इस बात की चर्चा की थी कि मुद्रा पूर्ति सप्लाई ऑफ मनी क्या है। तो सप्लाई ऑफ मनी के अंतर्गत जो लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास जो लोग मुद्रा की मांग करते हैं उनके पास जो पैसा है वही मुद्रा की पूर्ति है। वो विभिन्न रूपों में हो सकता है, जिसकी हमने पीछे वाले वीडियो में चर्चा की थी। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा वो अवश्य देखिए। और हमने इस बात की भी चर्चा की थी उस वीडियो के अंतर्गत कि मुद्रा की जो पूर्ति है, पूर्ति करता है, जो मुद्रा की सप्लाई करता है, मनी की सप्लाई करता है, वो उसके अंतर्गत यानी उनके पास जो मुद्रा है उसको मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाएगा। आपने उस वीडियो के अंतर्गत ये भी देखा था कि मुद्रा की पूर्ति करने वालों में हमने देखा कि आरबीआई भी है, आपकी वाणिज्यिक बैंक भी है और सरकार भी है। तो हम इस बात से जान रहे हैं कि वाणिज्यिक बैंक जो हमारी कॉमर्शियल बैंक है वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी मनी सप्लाई करती है। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि मुद्रा की पूर्ति वाणिज्यिक बैंक के द्वारा किस प्रकार से की जाती है, और वो की जाती है आपका ये साख निर्माण क्रेडिट क्रिएशन के द्वारा। अब इस बात को जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत आखिर साख निर्माण होता क्या है, इसमें किस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में की जाती है। दूसरा, वाणिज्यिक बैंक के पास मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं है। इस बात को भी हम जानते हैं कि मुद्रा जारी, नए नोट छापने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है, इसलिए वाणिज्यिक बैंकों के पास ये अधिकार नहीं होता कि वो नई मुद्रा छापी जाए। वाणिज्यिक बैंक मुद्रा की पूर्ति करता है। इसको हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ लिया था कि मुद्रा की सप्लाई करने वालों में वाणिज्यिक बैंक भी शामिल है, और वो किसके द्वारा करता है, साख निर्माण के द्वारा, क्योंकि वह मांग जमाए डिमांड डिपॉजिट। चूँकि हमने पिछले वाले वीडियो में इस बात की भी चर्चा की थी कि मांग डिपॉजिट जो डिमांड डिपॉजिट है
हमें विभिन्न प्रकार के जो खाते हमारे बैंक के अंतर्गत होते हैं, चाहे वो हमारा बचत खाता है या चालू खाता है, उसमें हमारा जो पैसा है वो हमारी डिमांड डिपॉजिट है, मांग जमाएं हैं, अर्थात हम जब चाहे उसको निकाल सकते हैं। तो इन मांग जमाओं के माध्यम से मुद्रा का सृजन करता है कौन? वाणिज्यिक बैंक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि वाणिज्यिक बैंक के द्वारा भी मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं है। ये केवल मुद्रा पूर्ति, जो आपकी मुद्रा का सृजन है, क्रेडिट क्रिएशन है, उसके माध्यम से करता कि है। आखिर वो किस प्रकार से मुद्रा का सृजन करता है, किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है, आपने कई बार देखा होगा। आप बैंक के अंतर्गत जाते हो तो बैंक में विभिन्न प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार की उनको सुविधाएं दी गई है। हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिरकार इनकी पूर्ति वो किस प्रकार से करते होंगे। तो वो सारी की सारी जो खर्चे हैं किसी प्रकार के, ये सारा का सारा मुद्रा की सृजन के द्वारा किया जाता है, क्रेडिट क्रिएशन के द्वारा किया जाता है। साख एक प्रकार से मुद्रा को लेकर है, यानी बैंक की साख कब बढ़ेगी? जब उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्राहक है, उपभोक्ता उसके साथ जुड़ते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन वगैरह देता है। अब इस क्रेडिट क्रिएशन के द्वारा, मुद्रा सृजन के द्वारा आप देखोगे कि किस प्रकार से जो वाणिज्यिक बैंक है वो अपनी मांग जमाओं के माध्यम से बहुत अधिक पैसों का सृजन कर लेती है। बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर ये किस प्रकार से, ये कौन सी जादुई प्रक्रिया हो गई कि जिसके माध्यम से बैंक बहुत सारा पैसा का निर्माण कर लेती है। इसको हम इस बात से अभी इन बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं कि बैंक के पास 100 रुपये जमा हुए, अब बैंक इस 100 रुपये से कई गुना पैसों का निर्माण कर लेती है, सृजन कर लेती है, क्रिएशन कर लेती है। तो वो किस प्रकार से करती है, इस बिंदुओं को हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इस बात को जानिए कि इसमें पहली बात तो ये आपको धारणा है कि जो भी व्यक्ति है या अर्थव्यवस्था में जितने लोग हैं वो लगभग लेन देन मुद्रा के माध्यम से, आपके बैंक के माध्यम से किया जाता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन है वो बैंक के माध्यम से किया जाएगा, न कि मुद्रा के माध्यम से किया जाएगा। अगर किसी अर्थव्यवस्था में लेन देन मुद्रा के माध्यम से ज़्यादा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बैंक के द्वारा साख सर्जन की प्रक्रिया कमज़ोर पड़ जाएगी। यानी साख सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा बैंक किस प्रकार से मुद्रा का निर्माण कर पाएगी, उसके लिए एक आवश्यक ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो बैंकों से जुड़े हुए होना चाहिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो लेन देन है वो किसके माध्यम से किया जाना चाहिए? बैंक के द्वारा, ठीक है, नगद रूप में कम हो। अब मान लीजिए कि बैंक लोगों से नगद जमाए कैश डिपॉजिट प्राप्त करता है। मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है जिसने बैंक में कुछ पैसा जमा करवाया है, कोई भी व्यक्ति ए व्यक्ति है, और जो कैश डिपॉजिट करते हैं उसको प्राथमिक जमाएं कहते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक जमा किसे कहेंगे। यानी कोई भी व्यक्ति है जो बैंक में जाकर अपना नगद पैसा जमा करा रहा है वो जमाएं प्राथमिक जमाएं कहलाएगी। दूसरी बात इसमें निकल कर आती है, बैंक अपनी नगद जमाओं से कई गुना अधिक मुद्रा उधार दे देता है। इस बात को हम समझेंगे कि वो किस प्रकार से उधार दे देता है। जैसे 100 रुपये बैंक में जमा हुए तो इस के माध्यम से वो कई गुना पैसा क्या दे देती है? उधार दे देती है। तो इस बात को भी समझेगी किस प्रकार से करेगी। तीसरा बिंदु आपको ध्यान में रखना है, यहाँ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आपसे पहला प्रश्न तो प्राथमिक जमाओं से पूछा जा सकता है और प्राथमिक जमाओं का सीधा सा संबंध है नगद रूप में कोई व्यक्ति पैसा जमा करा रहा है वो हमारी प्राथमिक जमाएं हैं। वाणिज्यिक बैंक द्वारा उधार दी गई मुद्रा नकदी के रूप में नहीं होती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकों से जुड़े होने चाहिए और बैंक द्वारा जो पैसा उधार दिया जा रहा है वो नकदी के रूप में नहीं दिया जा रहा, उनके अकाउंट में दिया जा रहा है, अपितु यह ऋणियों के खातों में जमा प्रविष्टि यानी क्रेडिट एंट्री के रूप में होती है। यानी पैसा जो नगद जमा होता है, मान लो किसी व्यक्ति ने पैसा जमा करवाया है वो तो प्राथमिक जमा हो गई और उस पैसे को वो अन्य व्यक्तियों को उधार दे देती है। अब उधार क्यों देती है उस बात को भी समझेंगे। और यहाँ जो उधार की राशि है वो नगद रूप में न देकर क्रेडिट एंट्री यानी उनके अकाउंट में जमा कर देती है। आप इस बात को मानकर चलिएगा, जितना अधिक अर्थव्यवस्था में लोग बैंकों से लेन देन करेंगे, बैंक का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, उतना ही व्यापारिक बैंक है वो
मुद्रा का सर्जन कर पाएगी, क्रेडिट क्रिएशन कर पाएगी। अब ये जो जमा प्रविष्टि है जो दूसरों के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री कर दी जाती है, इसको कहा जाएगा गौण या द्वितीयक या सेकेंडरी डिपॉजिट कहा जाएगा। तो आपके सामने दो डिपॉजिट आई है, एक प्राइमरी और एक द्वितीयक। दोनों में अंतर समझ गए होंगे। पहली बार एंट्री नगद रूप में की जाती है वो प्राथमिक, और बैंक उनको अन्य व्यक्तियों को देता है वो द्वितीयक हो गया। चौथी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ऋणी अपने खातों में साख के लिए चेक जारी कर सकता है। ये चेक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के रूप में संचालित करता है। तो ये चेक भी जारी कर सकता है, लेकिन आपको फिलहाल यही ध्यान में रखना है कि एक प्राथमिक जमा और द्वितीयक जमा, और जो बैंक है वो उसके जो पैसा उधार देती है वो उसकी क्रेडिट एंट्री के रूप में की जाती है, उसके अकाउंट में जमा प्रविष्टि के रूप में की जाती है। आगे इसके अंदर चलें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे कि जो प्राथमिक जमाएं हैं और जो गौण जमाएं हैं, जिनको द्वितीयक जमाएं कहें, वो मांग जमाएं कहलाएगी। जो डिमांड डिपॉजिट कहलाएगी, यानी उपभोक्ता उनको प्राप्त कर सकता है। यानी है तो उनके, मान लो कि बैंक खातों में है, उनके जो भी अकाउंट में पैसा पड़ा है, लेकिन वो जब चाहे बैंक से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनको डिमांड डिपॉजिट कहा जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों में लोगों द्वारा रखी गई है। छठा बिंदु आप ध्यान में रखना, बैंकों के पास रखी गई कुल मांग जमाएं वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोषों की तुलना में कई गुना अधिक होती है। अब आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, कोई कितना पैसा कराता है, कोई कितना पैसा जमा कराता है, तो जो पैसा जमा करा रहे हैं वो लोगों की मांग जमाएं, या लोग जब चाहे उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे वास्तविक रूप से वाणिज्यिक बैंक के पास जो नगद पैसा है वो बहुत कम रहता है। तो उस नगद पैसे को कहा तो अन्य लोगों को वो क्या दे देती है, ऋण दे देती है। क्यों दे देती है, इसका कारण देखिए कि वाणिज्यिक बैंकों को यह जानकारी होती है कि अपने ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर सभी जमाकर्ता अपनी नगद जमाओं कैश डिपॉजिट को कभी भी एक समय पर निकालने के लिए नहीं आते हैं। इस बात का इस व्यापारिक बैंक को पता है कि सारे के सारे लोग हैं वो इकट्ठा कभी भी पैसा लेने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए बैंक क्या करती है, नगद रूप में, कैश के रूप में अपने पास पैसा कम रखती है और लोगों को उधार ज़्यादा। यदि अनुभव दर्शाता है कि निकाली गई राशि मांग जमाओं का लगभग 10% है, यानी ये एक अनुभव अपन देख रहे हैं कि 10% के आसपास है, वो उनके नगद के रूप में होता है। सभी मांग जमाएं जो लोगों द्वारा रखी गई है अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का कार्य करती है। जैसे कि लोग द्वारा रखी गई नगदी है, जैसे लोग अपने पास नगद रूप में पैसा रखते हैं, उसी प्रकार जो बैंक में जो पैसा जमा है वो मांग जमा है जो मुद्रा की पूर्ति का कार्य करती है। और हमने पिछले वीडियो में भी बात की है कि मुद्रा के 4 वैकल्पिक माप M1, M2, M3, M4। फिर से लोग, आप सभी से मेरी अपील रहेगी कि जिन्होंने वो पिछला वीडियो नहीं देखा वो अवश्य देखिए। और अगली बात है कि मुद्रा पूर्ति के रूप में कार्य करने वाली मांग जमाएं बैंक मुद्रा है। ये बैंकों द्वारा सर्जित मुद्रा है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में नकदी के रूप में संचालित नहीं होती, अपितु बैंकों द्वारा जमाओं के धारकों को जारी किए गए चेकों के रूप में संचालित होता है। तो कहने का तात्पर्य इन बिंदुओं से, अब तक जो बिंदु पढ़े हैं उनसे आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। पहली बात तो रखनी है ध्यान में प्राथमिक जमा को, नगद रूप में पैसा। दूसरी है द्वितीयक जमा, यानी बैंक अन्य लोगों को उधार देती है, ठीक है। तीसरी बात ये ध्यान में रखना है कि इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से जुड़े होते हैं, यानी बैंक जो उधार देता है वो उनके अकाउंट में एंट्री मारता है, अकाउंट में करता है। तो अब आप देखोगे कि किस प्रकार से व्यापारिक बैंक है वो और अधिक पैसा निर्माण करती है, तो उसको हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ तक आप प्राथमिक द्वितीयक जमा को समझ गए होंगे। चलते हैं, जैसे कि ये एक टेबल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, तो इसमें आप देखें, एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, आपको समझने का प्रयास करना है। वास्तव में देखें तो मान लीजिए यहाँ 1000 रुपये जमा हो रहा है, तो ऐसा नहीं बहुत सारा पैसा बैंकों के पास जमा होता है। तो आप इसके माध्यम से अनुमान लगाइएगा कि बैंक कितना साख निर्माण करती होगी, ठीक है। तो पहला चक्कर राउंड देखें, कोई ए व्यक्ति है बैंक में 1000 रुपये जमा करा रहा है, ठीक है। तो ये 1000 रुपया आप बताइएगा कौन सी है, प्राथमिक जमाएं ये हो गई है। हमने जो पूर्व ऊपर पढ़ा है, जैसा कि आप देखोगे प्राथमिक जमाएं कौन सी थी, हमने देखा है कि
जो बैंक लोगों से नगद जमाएं, कैश डिपॉजिट प्राप्त करती है, इन्हें प्राथमिक जमाएं कहते हैं। तो अब इस टेबल में हम देखें कि जो किसी व्यक्ति के द्वारा 1000 रुपये जमा करवाए गए, ये प्राथमिक जमा हो गई। अब एक हिस्सा आरबीआई के द्वारा ये तय किया गया है कि कुछ हिस्सा उस बैंक को नगद कोष के रूप में रखना पड़ता है। यहाँ सीआरआर आप हटा देना, क्योंकि सीआरआर और एसएलआर दोनों ही आते हैं। सीआरआर और एसएलआर क्या होता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जब आरबीआई पढ़ेंगे उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। आप ये ध्यान में रखिए कि कुल जमा का एक हिस्सा बैंक के पास नगद कोष के रूप में रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि सारे व्यक्ति पैसा जमा कराने के लिए नहीं आते, कुछ व्यक्ति पैसा निकालने के लिए भी आते हैं, इसलिए उनको रखना पड़ता है। तो 1000 रुपये का वो 10% कितना हो गया? 100 रुपये। ठीक है, तो 10% क्या हो गया? 100 रुपये हो गया। और 900 रुपये जो बचे हैं उनको बैंक उधार दे देता है। और मैंने ऊपर बताया है कि वो जो उधार देने की प्रक्रिया है वो कैश न होकर एक प्रकार से उनके अकाउंट में एंट्री की जाती है, ऑनलाइन एंट्री की जाती है। तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास कितने हो गए? 900 रुपये हो गए, आ गए उसके अकाउंट में हो गए। अब उस 900 रुपये का फिर वो 10% बैंक अपने पास नगद रूप में रख लेती है, जो 90 रुपये बनता है, और 810 रुपये फिर उधार दे देती है। तीसरा चक्कर, ये 810 किसी थर्ड पर्सन को दे दी, उसकी अकाउंट में एंट्री मार दी, तो ये उसके अकाउंट में बैंक में जमा है। और 810 का फिर 10% 81 रुपये वो क्या करती है? अपने नगद कोष में रख देती है। और 729 रुपये फिर किसी अगले व्यक्ति को उधार देती है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है, तब तक चलती रहती है कि ये राशि बिल्कुल समाप्त न हो जाए। तो इस प्रकार आप देखोगे कि इस राशि का योग करोगे, इनका 1000, 900, 800, तो आप पाओगे कि टोटल कुल जमाएं कितनी हो जाती है? 10,000 रुपये हो जाती है। और वास्तव में पैसा कितना जमा किया है? 1000। अब आप देखिएगा 1000 का उस बैंक ने कितना बना लिया? 10,000। कहने का मतलब 1000 रुपये से उसने 9,000 रुपये उधार भी दे दिए, और 1000 रुपये उसने अपने पास नगद कोष में भी जमा कर लिए। तो आप देखोगे इस प्रकार से बैंक साख निर्माण का कार्य करती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करती है। और आप पाओगे, यहाँ तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया 1000 रुपये का। अब आप सोचिएगा बैंकों के पास कितना पैसा जमा होता है और वो कितना साख निर्माण करता होगा। कई बार हम ऐसे विचार भी आता है, बैंक में जाते हैं, कई एसी वगैरह लगी होती है, बिल्कुल बहुत सुविधाएं होती है, मन में ऐसा विचार आता है कि आखिरकार ये इतना पैसा बैंक से बनता कहाँ से ये खर्चा निकालती है, लोगों को कैसे ब्याज देती है। तो वो सारे का सारा इसी के माध्यम से, साख निर्माण की जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से वो करती है। तो बिल्कुल आपको इस टेबल के माध्यम से समझ में आ गया होगा। प्रश्न मेरे हिसाब से अब तक आपको एक तो प्राथमिक जमा है, एक द्वितीयक जमा है, और एक प्रश्न यहाँ तक अब तक ये पूछा जा सकता है कि साख निर्माण का काम कौन करता है? तो आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता, ये व्यापारिक बैंक है। और व्यापारिक बैंक मैंने पूर्व में बताया, जो भी जिनमें हमारा अकाउंट होता है वो सारी की सारी व्यापारिक बैंक कहलाती है। एक बार पुनः अपन इन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो आप देखोगे प्राथमिक जमाएं मैंने बता दी, प्राइमरी डिपॉजिट क्या होती है? लोगों द्वारा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा कराई गई नगद जमा, ये बैंकों की कुल जमाओं का एक भाग है नगद रूप में। गौण जमा, जिसको सेकेंडरी द्वितीयक कहा गया, उन जमाओं को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति तब होती है जब बैंक द्वारा लोगों को ऋण दिया जाता है। ये भी बैंकों की कुल जमाओं का एक भाग होता है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक जमाएं बैंकों के पास जमाकर्ताओं की बचतें होती हैं। गौण जमाएं बैंकों से जमाकर्ताओं द्वारा ली गई ऋणों की सूचक होती है कि कोई व्यक्ति बैंक से क्या लेता है? ऋण लेता है। और गौण जमाओं को ही व्युत्पन्न जमा भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि गौण जमाएं हैं उनको ही व्युत्पन्न जमाएं कहते हैं। वाणिज्यिक बैंकों की कुल मांग जमाएं क्या हो जाएगी? कुल जमाएं क्या हो जाएगी? मांग जमाएं वाणिज्यिक बैंकों की प्राथमिक जमाएं और प्लस वाणिज्यिक बैंकों की गौण जमाएं। तो ये है। तो इस प्रकार से साथियों साख निर्माण का कार्य किया जाता है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में प्राथमिक और द्वितीयक से ही प्रश्न पूछा जाएगा, और थोड़ा बहुत आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि साख निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि
सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम में ज़्यादा विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। उन्हें इस बात को जानना है कि एक सामान्य समझ व्यक्ति को है या नहीं है, इस बात को लेकर। तो आपको ज़्यादा गहरे प्रश्नों पर नहीं जाना है, जितना सिलेबस दे रखा है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको कार्य करना है। अब कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है कि कब ये साख निर्माण बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके लिए कुछ आप देखिएगा कि एक तो बैंकिंग विकास का स्तर है। आप देखोगे अगर अर्थव्यवस्था में बहुत सारे बैंकिंग है व्यवस्थाएं हैं तो ज़्यादा बैंक साख निर्माण का करेगा, और बैंक ही कम है तो साख निर्माण की प्रक्रिया कम हो जाएगी, क्योंकि जो लोग ज़्यादा कैसे लेन देन करेंगे, नगद रूप में लेन देन करेंगे। दूसरा किस पर निर्भर करता है, आम लोगों की बैंकिंग की आदत। अब ज़्यादा लोग अगर नगद रूप में पैसा के लेन देन करेंगे तो बैंक कहाँ से साख निर्माण करेगा, और अगर बैंक के माध्यम से बैंक के माध्यम से लेन देन करने की आदत लोगों को अर्थव्यवस्था में है तो साख निर्माण ज़्यादा होगा। तीसरा बिंदु अपन देख सकते हैं कि व्यावसायिक व औद्योगिक विकास का स्तर भी, जो देश उच्च औद्योगिक विकास को प्राप्त कर चुके हैं वहाँ बैंक लेन देन विकसित होने से क्योंकि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जितना औद्योगिक विकास होगा उतना ही अन्य क्षेत्रों का विकास होगा, बैंकों की स्थापना ज़्यादा होगी, और जब बैंक से लेन देन ज़्यादा किया जाएगा तो निश्चित रूप से साख निर्माण की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, अब जो हमारी आरबीआई है वो कैसी नीति अपनाती है, अगर सरल मौद्रिक नीति यानी ब्याज की दर वो कम रखती है तो निश्चित रूप से साख निर्माण की प्रक्रिया बहुत अधिक होगी। और ये मौद्रिक नीति का अब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आरबीआई से संबंधित, वहाँ इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति निर्धारित करती है, कैसे वो ब्याज की दरों में कमी करती है, कैसे वो बैंक की दर बढ़ाती है, कम करती है, और उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीधी सी बात है, मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि जितनी बैंकिंग व्यवस्थाओं या बैंक से लोग जुड़े होंगे उतना ही बैंक और अधिक पैसों का निर्माण, साख का मतलब पैसों का निर्माण, साख सृजन करना। और मैंने बताया कि मुद्रा की पूर्तिकर्ता के रूप में व्यावसायिक बैंक भी भूमिका निभाता है, और वो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करता है, साख निर्माण के माध्यम से। अब कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं वो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि वाणिज्यिक बैंक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कि देश का नोट जारी करने वाला प्राधिकारी है, नहीं, ये तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नगद कोषों के आधार पर साख सृजन करता है, बिल्कुल सही बात है, और सामान्य जनता की जमाएं भी स्वीकार करता है, तो ये बी और सी दोनों सही है। वाणिज्यिक बैंक मुद्रा का सृजन करती है, किन के माध्यम से करती है, समय जमाओं के माध्यम से नहीं, ट्रेजरी बिलों के माध्यम से नहीं, विनिमय बिलों के माध्यम से नहीं, किन के माध्यम से, मांग जमाओं के माध्यम से। यानी आपने देखा होगा कि हमारे जो व्यक्ति हैं, हम हैं, जो बैंक में दो तरीके से अकाउंट होता है, या तो बचत अकाउंट होता है, बचत खाता होता है, या चालू खाता होता है। सेविंग अकाउंट बोलते हैं और करंट अकाउंट बोलते हैं। उनमें हमारा खाता होता है जिनमें हमारे पैसे जमा करते हैं, और उन पैसों को मांग जमाएं कहते हैं, और उस मांग जमाओं के माध्यम से व्यापारिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, मुद्रा का सृजन करती है। तो ये प्रश्न आप ध्यान में रखना है। यहाँ एक चीज़ और आप ध्यान में रखना कि ये साख निर्माण से प्रश्न एक इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आपको राशि दे दे कि 1,000 रुपये है तो उससे कितना साख निर्माण करेगा। तो इसको आप ध्यान में रखना, एक मेथड 1/, नगद कोष अनुपात, नगद कोष अनुपात। तो नगद कोष अनुपात आप ध्यान में रखना, 1/, नगद कोष अनुपात। तो यहाँ देखोगे नगद कोष अनुपात हमने कितना लिया है, 10% लिया है, तो 1/10%, प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो ऊपर 100 लिख देंगे, यानी 1 × 100। ठीक है, समझ गए बात। तो ऊपर जैसे आप 20% हो जाएगा, 20% है तो क्या करेंगे, 1/20%, और प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100, तो ये ऊपर 100 से ऐसे लिख देंगे। तो अब देखिए, तो ये कितने बार गया, ये गया 100 में 10 का भाग दिया तो 10 आ गया, और यहाँ देखेंगे तो कितना हुआ, ये भाग दिया तो 5 आया, 20 का भाग दिया तो अगर हम देखेंगे तो अब ये यहाँ जो साख जो क्रेडिट है या आपका जो गुणक का मान आया है, गुणक मतलब कितने गुना साख का निर्माण होगा, तो यहाँ 10 गुना होगा। तो आप कितने रुपए जमा हुए, 1,000 हुए, तो इसका 10 गुना करो तो 10,000 रुपये का साख निर्माण होगा। और यहाँ आप देखोगे कि
ये गुणक का मान है, कितने गुना आया का मान आया 5। तो 1000 रुपये अगर जमा करें हैं तो कितने गुना साख का निर्माण होगा 5000। तो आप क्या देख रहे हो, अगर नगद कोष अनुपात बढ़ जाएगा, जैसे 10 से 20% कर दिया, तो साख निर्माण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साख निर्माण क्या हो जाएगा, कम। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि नगद कोषानुपात बढ़ गया तो साख निर्माण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नगद कोषानुपात घटा दिया, जैसे 10 से 5 कर दें, तो 10 से 5 करते हैं तो देखो 10% से 5 करते हैं तो ये हो जाएगा 1 गुणा 100/5। तो ये कितना आ गया, आप देखोगे कि ये आ गया 20। तो आप 1000 का 20 यानी 20 गुना इसमें वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि अगर नगद कोषानुपात कम हो गया तो साख निर्माण बढ़ जाएगा, और अगर नगद कोषानुपात बढ़ गया तो साख निर्माण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये भी आप साख निर्माण के अंतर्गत समझ लेना। तो इस प्रकार मैंने एक टेबल के माध्यम से बड़े सरल, इससे ज़्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा साथियों। इस वीडियो को आप देखिएगा और इससे संबंधित अब तक कोई भी प्रश्न और पूछे गए हैं उनको आप हल करना बिल्कुल बड़ी आसानी से। जो व्यापारिक बैंक के जो साख निर्माण की प्रक्रिया है उसको आप समझ पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।